गलत रास्ते पर चलकर राज्य तुम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। गलत सिलेबस भी पढ़ के आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। तो अकाउंट्स जो 80 नंबर की है, एज पर द एनसीईआरटी उसको 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ऐसे ना कोई तुम्हें पढ़ाएगा यूनिट वाइज और ना तुम्हें यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान होगा। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन नाम का चैप्टर है मेरे दोस्त, ये आधे इंडिया के अंदर है ही नहीं। तुम देख लो, जब से तुम्हें होश आया है कि इंग्लिश की किताब में सिलेबस कैसा होता है, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, इवन 12वीं, ये स्टैटिस्टिक तुमने पहले पढ़ ली थी, इसका थोड़ा वर्जन बढ़ जाएगा, सिंबल्स बदल जाएंगे, जोश बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। गलत रास्ते पर चलकर राज्य तुम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। गलत सिलेबस भी पढ़ के आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस क्या है। कई बार बच्चा वो चीजें पढ़ लेता है जो उसके सिलेबस में होती नहीं, वो चैप्टर पढ़ लेता है जो सिलेबस में होता ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, आपको सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। मैं आपको क्लास 11th की कॉमर्स स्ट्रीम के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं तो जब तुम कॉमर्स लेते हो तो कुछ सब्जेक्ट आपके बहुत कंपलसरी होते हैं, ये आपको लेने पड़ते हैं। अकाउंटेंसी आपको लेना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एक लैंग्वेज, मान लेते हैं इंग्लिश। और फिर इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे जिसमें से तुम कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट एज पर द स्कूल चूज कर सकते हो। जैसे कि बच्चे फिजिकल एजुकेशन चूज करते हैं, कंप्यूटर साइंस चूज करते हैं, मैथ्स भी चूज करते हैं, हिंदी, साइकोलॉजी, म्यूजिक और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं कोर सब्जेक्ट्स का आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। सबसे पहले आएंगे दोस्तों अकाउंटेंसी पे। अब मेरे दोस्त, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपका हर एक पेपर 100 नंबर का ही होता है, लेकिन यहां पर डिवीजन है। 20 नंबर तुम्हारे स्कूल के टीचर के हाथ में होते हैं, वो 20 नंबर की आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनवाएगा, उसके बेसिस पे आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछेगा और फिर आपको 20 नंबर अलग से देगा। उसके अंदर जितने भी उसको देने हैं भाई वो देगा। इसके अलावा जो तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं उसकी वेटेज है 80 मार्क्स। कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे 80 मार्क्स के हैं, जो भी तुम्हारे नॉर्मल सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं। तो अकाउंट्स जो 80 नंबर की है, एज पर द एनसीईआरटी उसको 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है, राइट। फर्स्ट यूनिट का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरी पढ़ते हो। सेकंड यूनिट का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस ताजा हो जाती है। और थर्ड यूनिट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन ये यूनिट जानने से काम नहीं चलता। जब तुम किताब पढ़ते हो ना, मुझे पता है, अगर तुम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो तुमने नाम सुना होगा टीएस ग्रेवाल का या डीके गोयल का, राइट। तो तुम्हें वहां पर चैप्टर्स के नाम लिखे मिलेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, ये कैटेगरी जिसको नहीं पता ना, वो गलत रास्ते पर है। क्यों? यूनिट 1 के अंदर जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे 12 नंबर की वेटेज रखते हैं। 8 चैप्टर है, मैं नाम भी गिनवा दूंगा अभी, आपको टेंशन मत लो। यूनिट 2 के अंदर जितने भी चैप्टर हैं वो 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अब इसके अंदर जो भी चैप्टर्स है वो मैं आपको नाम गिनवा दूंगा। फिर मेरे दोस्त, सॉरी, 44 मार्क्स की। अब जो यूनिट 3 के चैप्टर है वो 24 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। ये तीनों मिलाकर आपके 80 मार्क्स हो गए हैं। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट वर्क जिसको बोलते हैं, 100 नंबर का तुम्हारा पेपर हो गया। अब यूनिट 1, 2, 3 तीनों को मिला के लगभग आपके 19 चैप्टर्स बन रहे हैं। 19 चैप्टर आप जानोगे। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यूनिट 1 सबसे पहले आपके ये 8 चैप्टर होते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक सीख लोगे, थ्योरेटिकल बेस सीख लोगे, आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कुछ जानोगे, क्या क्या बेसिस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जीएसटी नाम का टैक्स, वाउचर कैसे बनाते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आप यहां पर सीखोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी यहां पर सीखोगे। अब मैं यहां पर आपको पढ़ाने तो आया नहीं, आपको यह बताने आया हूं कि 8 के 8 चैप्टर यूनिट 1 का हिस्सा है और इसकी वेटेज मेरे राज्य 12 नंबर है। इसके बाद आपके जो अगले चैप्टर्स हैं 8 और चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक, ये यूनिट 2 का हिस्सा है और सबसे बड़ी वेटेज इसकी है 44 मार्क्स। इनको आपको अच्छे से करना है। अगर तुम्हारे ये अच्छे होंगे तो तुम्हारी जिंदगी मस्त जाएगी, तुम्हारी 12th स्मूथली निकलेगी, तुम्हारे कोई भी कोर्स करना हो जिंदगी में, सीए, सीएस, सीएम में, वो बहुत अच्छा होगा अकाउंटिंग के ऊपर जो भी बेस्ड होता है। यहां पर जर्नल लेजर, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन सिस्टम, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन रिजर्व, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम के चैप्टर्स हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यूनिट 3 बची है आपकी मेरे दोस्त। यूनिट 3 में आपके ये 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके 2 टुकड़े किए हुए हैं। एक का नाम है विद एडजस्टमेंट, एक का नाम है विदाउट एडजस्टमेंट। तुम्हारे टीचर्स आपको ये एंड में ही पढ़ा रहे होंगे। जब तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन यहीं से आएगा। एक है जी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये कुल मिला के 19 चैप्टर हो गए। लेकिन यू गाइज विल सी, 11th क्लास में स्कूल का बोलबाला चलता है। तुम्हारे स्कूल के अंदर जो भी किताब रेफर कराई होगी उस किताब के अंदर हो सकता है कि 18 चैप्टर लिखे हो सकता है कि 20 चैप्टर लिखे हो। चैप्टर का जो टाइटल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। काफी सारी किताबों में इन दोनों चैप्टर को सिंगल चैप्टर बना रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टॉपिक्स यहां पर लिखे हैं
जो मेन मेन हेडिंग्स लिखी हैं वही तुम्हारे टाइटल चैप्टर हैं। इसको ध्यान में रखना, जो भी किताब तुम खरीद रहे हो भैया इसके हिसाब से खरीदना। बेशक एनसीईआरटी अपडेट हो रही है, लेकिन अगर तुम प्रीवियस ईयर की भी कोई किताब उठाओगे ना, रेफरेंस बुक, उससे भी काम चल जाएगा तुम्हारा। उसके अंदर भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर चेंज हुआ ही नहीं है। तो ओके रिपोर्ट है। लेटेस्ट ईयर के हिसाब से आपको अकाउंट्स का सिलेबस मैंने बताया। अब आते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स पे। मैं मानता हूं भैया तुम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो इकोनॉमिक्स में आपके पास दो बुक्स होंगी, एक का नाम है स्टैटिस्टिक्स, दूसरी बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी 40 नंबर की, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 नंबर की, 80 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स का तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क जो टीचर के हाथ में होगा, टोटल मिला के 100 नंबर हो गए। स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस की बात करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको यह बता दूं, पार्ट ए को मैं स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूं। इस पार्ट के अंदर एनसीईआरटी ने 3 यूनिट बनाई है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ये चैप्टर्स के नाम नहीं है, अगेन ये यूनिट है, यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, राइट। यूनिट 1 का नाम इंट्रोडक्शन है, बेसिकली आपको दिख रही है भाई ये, और यूनिट 2 का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये दोनों यूनिट मिला के 15 नंबर की है। पीरियड्स का मतलब होता है कि कितने लेक्चर्स में टीचर्स को खत्म करते हैं, बेसिकली एज पर द गाइडेंस ऑफ स्पेसिफिक बोर्ड, राइट। थर्ड यूनिट है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपकी 25 नंबर की है। तो 15 नंबर की है, 25 नंबर की है, टोटल 40 नंबर हो गए। लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे ना कोई तुम्हें पढ़ाएगा यूनिट वाइज, और ना तुम्हें यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान होगा। इन सभी तीनों यूनिट के टोटल मिला के 8 चैप्टर बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपको वो जानने होंगे कि कौन कौन से वो 8 चैप्टर है, मैं लिख कर लाया हूं मेरे दोस्त। हाँ, ये देखो, पहले चैप्टर का नाम राज्य है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। दूसरा कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कहां से लाते हैं, डेटा का मतलब ही पता होना चाहिए पहली बात तो आपको। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, नंबर्स में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डेटा बोलते हैं। इसको लाओ, अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, फिल्टर करो, फिर इसको प्रेजेंट करके दिखाओ, जैसे टीवी चैनल्स पे ग्राफ में टेबल में दिखती है, विराट कोहली का स्कोर कितना है, शुभमन गिल ने कितने रन बनाए, वो लाइन भागती है ग्राफ की तरह, ऐसे वाला। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको थोड़ा फैमिलियर चैप्टर लगेगा। इसमें मीन, मोड, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, जो तुमने 10वीं क्लास में करी होगी, लेकिन उसका एक हायर वर्जन यहां पर आ जाएगा। बहुत सारी और चीजें यहां पर जुड़ जाएंगी। ऑब्वियसली 10वीं क्लास पास करिए तो सिर्फ 10वीं क्लास वाला सिलेबस थोड़ी पढ़ोगे आप, मोर देन पढ़ोगे ना, तो वहां पढ़ना पड़ेगा। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन नाम का चैप्टर है मेरे दोस्त, ये आधे इंडिया के अंदर है ही नहीं, डिलीट हो रखा है चैप्टर, तो अपडेटेड एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर मिलेगा नहीं। यहां पर तुम्हें जो चैप्टर मिलेगा वो यही रिपीट में मिलेगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 भी है, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 भी है। बस फर्क कितना है कि यहां पर आपको लिखा मिलेगा मीन, और यहां पर लिखा मिलेगा मीडियन एंड मोड, ठीक है जी। तो यही नाम मिलेगा, ये कहीं कहीं लिखा होता है, इसलिए मैं जानबूझकर लिख कर लाया था ताकि बच्चों को क्लैरिटी हो कि ये काटना है। हाँ हाँ। अगला चैप्टर है कोरिलेशन, तुमने सुना नहीं होगा ये, फिर इसके अंदर मैथ्स भी है, थ्योरी भी है। इंडेक्स नंबर है। ये जितने भी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के हैं, इनमें दोस्त ग्राफ भी आते हैं, टेबल भी आती है, थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो उसका एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बहुत स्वादिष्ट कंटेंट है, बस स्वाद देने वाला टीचर चाहिए जो इस कंटेंट के अंदर मसाला फूंक दे और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दे, राइट। छोले तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारी रेडियो पर छोले भटूरे बनते हैं, लेकिन टेस्टी उसके होते हैं जिसने मसाले सही तरीके से डाले हो। तो बहुत सारे टीचर्स को सिलेबस पता होता है, पढ़ाता वही अच्छा है जिसका फ्लेवर तुम्हारे साथ मैच होता हो, राइट। आप देख लेना जरा। फिर आते हैं दोस्तों, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक सिलेबस, इसको मैं पार्ट बी बोल देता हूं। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल मिला के 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 2 का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यूनिट 3 का नाम है भाई प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, और यूनिट 4 का इतना बड़ा सा नाम लिखा है, तुम सिर्फ समझ लो मार्केट है, ये मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। हाँ, 4 यूनिट हैं, इनकी वेटेज यहां लिखी हुई है। पहली यूनिट 4 नंबर की, दूसरी 14 की, तीसरी 14 की, चौथी 8 की, टोटल मिला के 40 नंबर हो गए। लेकिन ये यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे दोस्त, इससे काम नहीं चलता। आपको चैप्टर्स के नाम जानने होते हैं। इकोनॉमिक्स जब तुम पढ़ रहे होंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, अरे मैं तो संदीप गर्ग की बुक से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, मैं टीआर जैन की बुक से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, मैं राधा बहुगुणा, आईसी ढिंगरा, सीबी सचदेवा, बहुत सारे ऑथर्स हैं इकोनॉमिक्स वाले जो अपने अपनी बुक, रेफरेंस बुक स्कूल वाले भी सजेस्ट करते हैं, एनसीईआरटी से भी लोग पढ़ाते हैं, हम पीडब्ल्यू की बुक से ही पढ़ाते हैं। सारी बुक्स बहुत बढ़िया हैं, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जो आपको सूट कर रही है, जो आपके बजट में, वो लो। फिर भी इससे काम नहीं चलेगा, मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, राइट, चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं। तो मेरे दोस्त माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुल मिला के आपको ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपकी यूनिट 1 है।
दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये यूनिट 2 है। फिर पांचवा चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई, यहां तक आपकी यूनिट 3 चलेगी। यूनिट 4 का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, इसके साथ प्राइस डिटर्मिनेशन, सिंपल टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई नाम का भी एक बड़ा सा नाम ऐड हो जाता है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके लाया हूं। अब तुम जो भी रेफरेंस बुक खरीदोगे ना, उन सभी रेफरेंस बुक में चैप्टर 10 होंगे, किसी में 12 होंगे, किसी में 13 होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक किताब है संदीप गर्ग, उसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम ये लिखा हुआ है। फिर एक किताब है टीआर जैन, उसमें एक चैप्टर के 2 पोर्शन कर दिए, ठीक है। एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का चैप्टर अलग बना दिया और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का चैप्टर अलग बना दिया। तो अपने हिसाब से ऑथर्स ने टाइटल दिए हुए हैं, लेकिन जेन्युइन बात यही है, ऐसे ही पढ़ने हैं आपको। हाँ, किसी कुछ भी फॉलो कर लो, सब सही है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, बिजनेस स्टडीज पे आ जाओ। जो बिजनेस स्टडीज की किताब है, एनसीईआरटी की किताब पढ़नी होती है आपको, लोग पूनम गांधी, सुभाष डे से भी पढ़ते हैं, सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी को खुदा माना जाता है, भगवान माना जाता है। इसमें टोटल मिला के आपके 10 चैप्टर होते हैं, और मेरे दोस्त इन 10 चैप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कहते हैं एक है पोर्शन ए, एक है पोर्शन बी। तो बिजनेस स्टडीज के दोनों पोर्शन हम देखेंगे मेरे दोस्त, यहां पर यूनिट का चक्कर ही नहीं है। पार्ट ए के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 6 चैप्टर पार्ट 1 में है। इनकी वेटेज जो है वो यूनिट वाइज नहीं है, सिंगल चैप्टर वाइज भी नहीं है। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर मिला के 16 नंबर के आएंगे, फिर आगे 2 चैप्टर मिला के 14 नंबर के आएंगे, फिर आगे 2 चैप्टर मिला के 10 नंबर के आएंगे। ये पार्ट 1 यानी स्टार्टिंग के 6 चैप्टर आपके 40 नंबर के हो गए। बाकी बचे हुए 4 चैप्टर्स हैं, वो 40 नंबर के होंगे, 80 नंबर की बिजनेस स्टडीज हो जाएगी। यहां पढ़ोगे क्या भाई? बिजनेस करने का पर्पस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, रिस्क क्या होता है, बेसिकली यहां पर बताते हैं। बिजनेस फॉर्म्स मतलब बिजनेस कितने तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी की होती है, सरकारी बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, कंपनी क्या होती है, बिजनेस में कौन कौन सी सर्विस देते हैं, ऑनलाइन बिजनेस आजकल चल रहा है, बिजनेस में इंश्योरेंस भी होती है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस सिर्फ पैसा ही कमाएगा, कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बिजनेस की। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हम यहां पर पढ़ रहे हैं। हाँ, तुमने सोचा था भैया स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे, तो यूनिट 2 का नाम यानी पार्ट बी का नाम फाइनेंस एंड ट्रेड रखा है। यहां पर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 आप पढ़ रहे हो। 7, 8 दोनों मिलाकर 20 नंबर के हैं, 9, 10 दोनों मिलाकर 20 नंबर के, तो 40 नंबर का ये पोर्शन है। 10 चैप्टर की 2-2 चैप्टर के हिसाब से वेटेज है। अब यहां तुम पढ़ते हो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। पैसा कहां से आता है, उधार मांग के लाऊं, शेयर बेच के लाऊं, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, वो सब यहां पढ़ने वाले हो। छोटा बिजनेस पढ़ोगे, छोटा बिजनेस जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, रिलायंस फ्रेश तुमने देखा होगा, स्पेंसर्स देखा होगा, सुभिक्षा देखा होगा, बिग बाजार देखा होगा, है ना, वेंडर्स देखे होंगे, मंगल बाजार, सोम बाजार, इतवार बाजार, वो सब पढ़ोगे यहां पर। इंटरनल ट्रेड का मतलब देश के अंदर ट्रेड कैसे होता है, और इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बातें पढ़ोगे। क्या प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट का, क्या प्रोसेस होता है इंपोर्ट का, कौन कौन से कानूनी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है यहां पर बिजनेस स्टडीज के अंदर। 10 चैप्टर मैंने आपको वेटेज वाइज बता दिए। आगे आते हैं दोस्तों इंग्लिश के सिलेबस में। तो इंग्लिश के क्या ही कहने हैं, 11th क्लास की इंग्लिश मेजरली ग्रामर बेस्ड होती है, लेकिन आपको यहां पर स्टोरीज, पोएम्स पढ़नी पड़ती है। तो एनसीईआरटी की यहां पर 2 किताबें लगाई हुई हैं मेरे दोस्त। पहली किताब का नाम है हॉर्नबिल, और यहां पर दोस्तों आपको ये सब चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, नाम लिखे हुए। जब तुम चैप्टर पे पढ़ोगे तो भाई उसकी स्टोरी पढ़ोगे, टीचर पढ़ाएंगे आपको स्टोरी सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर, और ये पोएम्स है जो आपको पढ़नी है। ये तो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा इंग्लिश का शुरू से ही क्या कॉन्सेप्ट है। तुम देख लो, जब से तुम्हें होश आया है कि इंग्लिश की किताब में सिलेबस कैसा होता है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, इवन 12वीं, यह किताबें ही होती हैं, उसमें पोएम होती है, स्टोरी होती है, यही इंग्लिश में, यही हिंदी में, और एडिशनली आपको ग्रामर करनी पड़ती है। हॉर्नबिल पहली बुक थी आपकी, दूसरी बुक को स्नैपशॉट बोलते हैं। और भाई यहां पर ये चैप्टर्स मिलेंगे आपको जो आपके सिलेबस के अंदर रहते हैं, और इसके अलावा ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ पैसेज आते हैं, पैसेज भी 2-3 तरीके के होते हैं, नोट्स मेकिंग, टेंस, क्लाउजेस, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है। अब इसके अंदर बेसिकली तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ, एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है, पोस्टर मेकिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, कुछ भी आ सकता है। स्कूल वाइज चीजें भी बदलती है। लेटर राइटिंग यहां पर होती है, जॉब लेटर, कंप्लेंट लेटर, लेटर टू द एडिटर, बहुत सारी चीजें यहां पर होती हैं। और स्कूल वाइज जो टीचर आपको बोलते हैं कि इस चीज पे फोकस करो, उस चीज पे कुछ ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि दोस्त यहां पर पूरे इंडिया का क्लास 11th का पेपर सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो टीचर अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं, उनकी गाइडेंस के अंदर आपको रहना बहुत जरूरी है। क्लास 11th समझ लो। आते हैं भैया कोर मैथ में। अब कोर मैथ में भी ना यूनिट बना रखी है। अच्छा, कोर मैथ के सिलेबस में ये 5 यूनिट है, सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इनकी वेटेज तुम्हारे सामने ये रखी है, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट वेटेज के हिसाब से आपको बताया जा रहा हूं,
लेकिन मेरे दोस्त फिर से आपको कोर मैथमेटिक्स यूनिट वाइज नहीं पढ़नी है, इसमें चैप्टर्स होते हैं। क्लास 11th की मैथ में आओगे ना तो ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें सुनने को मिलेगी मैथ में जो पहले कभी तुमने सुनी ही नहीं थी। सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, ये सब चीजें नई नई मिलेंगी आपको। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ ली थी, ये स्टैटिस्टिक तुमने पहले पढ़ ली थी, इसका थोड़ा वर्जन बढ़ जाएगा, सिंबल्स बदल जाएंगे, जोश बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं एनसीईआरटी से सीधा फोटो खींच के लाया हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें बता दूं कि एक चैप्टर है जिसका नाम सेट्स है, सेटिंग नहीं। दूसरा चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, यहां रिलेशन बनाना नहीं सिखाते लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हायर वर्जन। कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं है 10वीं वाली, थोड़ी सी आगे वर्जन बढ़ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए हम। और फिर मेरे दोस्तों आप पढ़ोगे यहां पर लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वालिटी तो सुनी होगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहां पर इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, राइट, ध्यान रखना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुमने कभी सुना ही नहीं होगा, नया आइटम है। बाइनोमियल थ्योरम नया आइटम आ गया। सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा तुम्हारा एपी से मैच करेगा 10वीं क्लास से, लेकिन थोड़ा सा हायर वर्जन अगेन है। स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, मेंसुरेशन टाइप चीजें यहां पर। और फिर तुम्हारे 3D ज्योमेट्री आ गई भाई, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नई चीज आई है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। टोटल मिला के 14 चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर। जिन बच्चों ने कोर मैथ नहीं लिया उन्होंने अप्लाइड मैथ लिया होगा। अप्लाइड मैथ की कोई स्पेसिफिक एनसीईआरटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां पर चलता है द आशीष भाटिया का कंटेंट, और तुम अपने स्कूल में सुनोगे तो वो बोलेंगे एमएल अग्रवाल से पढ़ लो, एमएल भार्गव से पढ़ लो। अब भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर जो तुम पढ़ते हो वो चैप्टर्स के नाम तुम्हारे सामने बेसिकली लिखे हुए हैं, लेकिन एज पर द टीचर्स ये चैप्टर्स के नाम और ज्यादा डिवाइड भी हो सकते हैं और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। बस ये डिफाइंड वेटेज है जो यहां पर लिखी हुई है। हाँ, ये थोड़ी अलग मैथमेटिक्स है जो रियल लाइफ में काम आती है, बैंकिंग सिस्टम में काम आती है, तुम्हारा डे टू डे ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशंस में काम आती है। बहुत जबरदस्त लेवल की मैथमेटिक्स है। आई होप आपने इनके सबके स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे, आपको मजा भी आया होगा ये जानकर कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं। सिलेबस अगर आपने जान लिया, मेरे को लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट अब ये होगी कि सर ये बता दो जरा, सिलेबस हो गया अकाउंट्स का, बिजनेस का, इको का, इंग्लिश का, मैथ का, इन सभी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मुझे कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर तुम्हारी कोई अदर रिक्वायरमेंट है कि सर मेरे को तो इस बारे में जानना है, बता दो इस कमेंट सेक्शन के अंदर। तुम डिमांड करोगे, हम सप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना। तो बस ऐसे ही प्यार बना रहेगा, ऐसे ही अपना बॉन्ड बना रहेगा। और मेरे दोस्त, जो कॉमर्स वाले बच्चों के साथ अपना बॉन्ड है ना, वो बहुत गहरे लेवल का है, और मैं चाहता हूं कि इसकी डेप्थ और ज्यादा गहरी हो जाए, इतनी गहरी कि किसी से नापी ना जाए। और ये फिर भाई हम सब एक साथ हो जाएंगे तभी ऐसा हो पाएगा, राइट। तो आओ कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।